हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 16 जुलाई के सभी करंट अफेयर को। आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक सेशन को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट को नोट कीजिएगा और क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के डेली करंट अफेयर का। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? देखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है इंडिया। इंटरेस्टिंग है। आंसर डी यहां पर ले लेते हैं, आंसर डी हो जाएगा। देखिए है क्या, इसको हमको समझना पड़ेगा। एक प्रकार का एप्लीकेशन समझिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समझिए, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को। इसमें किया क्या जाएगा, भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए और उसे बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया गया या बनाया गया है। नाम है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। भारत में जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, भारत के या वर्ल्ड के, स्पेशली इंडिया के, फॉर एग्जाम्पल योगा ले लें, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा पद्धति हो जाती है, इसके अलावा होम्योपैथी हो जाती है जो अदर कंट्री की है। तो इन सभी ट्रेडिशनल मेडिसिन को दुनिया तक पहुंचाना, इनका संरक्षण करना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इस डिजिटल लाइब्रेरी में क्या किया जाएगा कि एआई जैसे टूल्स की मदद ली जाएगी, एआई जैसे टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, ताकि जितने भी रिसर्च पेपर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर है, जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी बुक्स हैं आज तक इतिहास में, जितनी भी रिसर्च की गई है, उन सभी का नॉलेज एक ही प्लेटफॉर्म पर किसी को भी अवेलेबल हो जाए पूरे वर्ल्ड में, ताकि जब वो रिसर्च करे तो उसके पास नॉलेज की कमी ना हो उस ट्रेडिशनल मेडिसिन से संबंधित, चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेद हो या फिर होम्योपैथी हो। तो लॉन्च किसने किया है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि 2014 में इंडिया में बनी थी। इन दोनों ने मिलकर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अभी के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश लैंग्वेज में किसी को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इन फ्यूचर इसे अलग अलग लैंग्वेज तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए इन लैंग्वेजेस में ये कोई भी इंफॉर्मेशन देने में सक्षम है। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, योगा, इन सब की जानकारी, इन सभी का नॉलेज, इन सभी का ज्ञान एक ही प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति को मिल जाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन को मिल जाएगा जो इन सब्जेक्ट पर रिसर्च करना चाहता है। तो भारतीय ट्रेडिशनल मेडिसिन दुनिया तक पहुंचेगी, मदद मिलेगी हमको, और यहां से पढ़कर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर आगे इन फ्यूचर जो अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज के जो साइंटिस्ट है या रिसर्चर्स है, वो आराम से रिसर्च कर पाएंगे। इसीलिए लॉन्च किया गया है दुनिया का पहला ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को। लॉन्च किया गया है कहां पर? इंडिया में। इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो आपको पता है, इन सभी ट्रेडिशनल जो चिकित्सा पद्धति है इनको बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष काम करती है। इसके अलावा जिस संस्था ने मिलकर इसे बनाया है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी बात करें तो भारत की एक रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक रिसर्च डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के रूप में यह काम करता है। ठीक है ना? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये कार्य करता है। 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और इस संस्था के अंतर्गत 37 लाइब्रेरीज और इंस्टीट्यूशन पूरे ओवरऑल इंडिया में देखने को मिलते हैं, पूरे इंडिया में। ठीक है, तो इसने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर इसे बनाया है, इस लाइब्रेरी को बनाया है, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन, हरियाणा के नए गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? हरियाणा के नए गवर्नर के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को। देखिए, आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम आर्टिकल 155 की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि भारत में किसी भी राज्य में गवर्नर की जो नियुक्ति है वो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है।
और गवर्नर का जो पद है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे गवर्नर अपने पद पर रहेगा, जब प्रेसिडेंट हटाना चाहे गवर्नर को उनके पद से हटा सकते हैं। सॉरी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो गवर्नर का टेन्योर होता है ना वो 5 साल का होता है नॉर्मल कंडीशन में, पर ये फिक्स नहीं है कि रहेगा ही। तो अगर 5 साल कंप्लीट करे तब तो ठीक है, और हो सकता है कि कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि प्रेसिडेंट की इच्छा पर है पूरी तरीके से कि गवर्नर को कब हटाना है और कब अपॉइंट करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर प्रेसिडेंट ये काम कभी भी कर सकता है। तो ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 155 है। हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में भारत की प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 155 का यूज करके अपॉइंट किया है गवर्नर के रूप में आसिम कुमार घोष को। देखिए प्रेसिडेंट ने लद्दाख, हरियाणा और गोवा इन 3 राज्यों में गवर्नर चेंज किए। वैसे देखिए लद्दाख यूनियन टेरिटरी है तो यहां पर होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, और बाकी जो फुल स्टेट है जो पूर्ण राज्य तो वहां पर हमें देखने को मिल जाएंगे गवर्नर, और लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लद्दाख की बात करते हैं पहले। लद्दाख में अभी तक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे वो थे बीडी मिश्रा। ओके, अभी तक ये काम कर रहे थे। अब न्यूली जो अपॉइंट हुए हैं वो है कविंदर गुप्ता, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर। हरियाणा में आसिम कुमार घोष को अपॉइंट किया गया, इनके पहले बंडारू दत्तात्रेय थे गवर्नर। और गोवा में पी अशोक गजपति राजू को अपॉइंट किया गया गवर्नर, इनके पहले पी एस श्रीधरन पिल्लई गोवा के गवर्नर के पद पर थे, अब इनको रिप्लेस किया है पी अशोक गजपति राजू ने। तो ये 3 राज्यों में राज्य और यूनियन टेरिटरी में नए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए। इनको याद रखिएगा, पॉज करके एक बार पढ़ लेना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 155 गवर्नर की नियुक्ति की बात करता है। कौन करेगा नियुक्ति? भारत के प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पर एक और चीज कि जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन यह प्रावधान आर्टिकल 239 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 239 जो हम देखते हैं ना वहां पर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है, और वहां पर बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है, और यह भी राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं और कभी भी इनको इनके पद से हटा सकते हैं। एक अमेंडमेंट लाया गया था 1956 में, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति एक या एक से अधिक राज्यों का, या ऐसा बोल लो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक जॉइंट गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, यह भी प्रेसिडेंट को पावर है। तो आप बहुत बार देखोगे कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, कोई एक गवर्नर है जो कि 2 राज्यों का कार्यभार संभाल रहा है, तो ये भी प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, पर अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। डन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी छोटी छोटी चीजें यहां पर मैंने आपको बताई है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025, इसका खिताब हाल ही में अपने नाम किया है हॉकी झारखंड ने। ठीक है, तो हॉकी झारखंड ने यह खिताब जीता फाइनल में हॉकी ओडिशा को हराकर। तो विनर हो जाता है हॉकी झारखंड और रनर अप हो जाता है हॉकी ओडिशा। आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि ये जो चैंपियनशिप है ना, इसका आयोजन भी झारखंड के रांची में ही किया गया। झारखंड के रांची में ही यह आयोजित किया गया 3 से लेकर 14 जुलाई तक। और 15 हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में हॉकी झारखंड ने हॉकी ओडिशा को 1-0 से हराकर यह चैंपियनशिप अपने नाम की। अब विनर हॉकी झारखंड है तो यह हो जाती है गोल्ड मेडल विनर। रनर अप है हॉकी ओडिशा तो यह हो जाती है सिल्वर मेडल विनर। और हॉकी हरियाणा ये तीसरे प्लेस पर रही तो यह है ब्रॉन्ज मेडल विनर। चैंपियनशिप में अंडर 16 विमेंस टीम यहां पर पार्टिसिपेट करती है। 16 साल के कम उम्र के जो खिलाड़ी है ना हॉकी के, वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल ये आयोजित की जाती है हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप।
इस बार ये 15वां एडिशन है। इसका आयोजन कौन करवाता है? तो हॉकी इंडिया इसका आयोजन करवाता है। हॉकी इंडिया पूरे इंडिया में हॉकी खेलों को गवर्न करने वाली बॉडी है। रेगुलेट करना हॉकी को, इंडिया में नेशनल जो गेम्स है हॉकी के उनका आयोजन करवाना, ये सारा हॉकी इंडिया के द्वारा किया जाता है। देखिए, इसके पहले हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडिया में काम करती थी 2008 तक, लेकिन क्योंकि करप्शन के चार्जेस के कारण बाद में इसको खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर इंडिया में हॉकी को मैनेज करने के लिए 2009 में बना हॉकी इंडिया। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और दिलीप तिर्की वर्तमान में हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। तो प्रेसिडेंट याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। देखिए, सेंट्रल की किसी भी एग्जाम में, स्टेट की किसी भी एग्जाम में, या फिर एसएससी है ना, यहां पर जो इंग्लिश पूछी जाती है ना, वहां पर वोकेबलरी काफी पूछी जाती है। तो आप सभी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप वोकेबलरी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वोकेब ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। 5000 से ज्यादा वोकेब आपको यहां पर आपकी कवर हो जाएगी। वीडियो लेक्चर्स आपको यहां पर प्रॉपर दिए गए हैं पूरे सेशन के, और डिटेल्ड ई बुक भी आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है। तो आप वोकेबलरी की इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है और हेल्पलाइन नंबर भी आपके लिए है। कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपकी हेल्प कर देगी हमारी जो सपोर्ट टीम है वो। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं इंग्लिश वोकेब को, और चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। आपके एप्लीकेशन पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर की, तो ये भी एप्लीकेशन पर ही आपको देखने को मिलेगी। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ओके, तो बी सरोजा देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो बी सरोजा देवी की बात करें तो बहुत ही फेमस एक अभिनेत्री, इंडियन एक्ट्रेस, सिनेमा या अभिनय के क्षेत्र से ये आती हैं, बी सरोजा देवी। हाल ही में इनका निधन हो गया है बी सरोजा देवी का 87 वर्ष की आयु में। इन्होंने काफी तेलुगु मूवी में काम किया है, काफी हिंदी मूवीज में काम किया है। 200 से ज्यादा कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी मूवी इनके खाते में है। 200 से ज्यादा मूवियों में इन्होंने अभिनय किया है। तो बी सरोजा देवी, निधन हो गया इनका 14 जुलाई को 87 वर्ष की आयु में। ये वैसे कर्नाटक राज्य से आती है। 2 पद्म अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं। सबसे पहली बार इनको पद्मश्री दिया गया था 1969 में, और पद्म भूषण दिया जा चुका है सरोजा देवी को 1992 में। कल हमने एक और एक्टर की बात की थी, साउथ के ही हैं, तेलुगु एक्टर है ना, पद्मश्री विजेता तेलुगु सिनेमा के एक्टर कोटा श्रीनिवास राव, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है ना। ये तो काफी ज्यादा फेमस थे, हमने कल बात की थी इनकी, तो इनका भी निधन हो गया। और बी सरोजा देवी, ये भी इंडियन एक्ट्रेस है काफी फेमस, जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। आगे चलेंगे हम। अभ्यास टेलिस्मैन सैबर 2025 का मेजबान देश कौन है? तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज से टेलिस्मैन सैबर के नाम से 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, बहुराष्ट्रीय मिलिट्री एक्सरसाइज से मतलब काफी सारे देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार भी टेलिस्मैन सैबर 2025 एक्सरसाइज को ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। वैसे हर बार यह ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित होती है, हर 2 साल में। बहुराष्ट्रीय मिलिट्री एक्सरसाइज से 19 से ज्यादा देश यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार ये 11वां एडिशन है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का। 13 जुलाई को यह शुरू हो चुका है और 4 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार इंडिया यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है इस बहुराष्ट्रीय मिलिट्री एक्सरसाइज में। 19 देशों में इंडिया भी शामिल है। इंडिया पहली बार ही यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है टेलिस्मैन सैबर एक्सरसाइज में। अब ये हर साल तो ऑस्ट्रेलिया में, हर 2 साल में आयोजित की जाती है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अलावा पपुआ न्यू गिनी में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक और देश देखने को मिलता है, एक आइलैंड पर स्थित है पपुआ न्यू गिनी। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पपुआ न्यू गिनी में भी ये पहली बार आयोजित की जा रही है। हर बार तो ऑस्ट्रेलिया में की जाती है, लेकिन पपुआ न्यू गिनी को भी इस बार ऐड किया गया है, और यहां पर भी इस मिलिट्री एक्सरसाइज के कुछ सेशंस आयोजित किए जाएंगे।
तो 19 देशों में इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। टेलिस्मैन सेबर 2025। मिलिट्री एक्सरसाइज, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज, सभी देशों के मध्य में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, जो मेंबर कंट्री है इस एक्सरसाइज की, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और आपस में शांति या पीस के लिए प्रयास करना, ये इस मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वैसे सबसे पहली बार ये यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर शुरू की थी 2005 में। तब केवल 2 देश पार्टिसिपेट करते थे। धीरे धीरे इसे अन्य देश भी यहां पर जुड़ते गए और अब 19 देश इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बहुराष्ट्रीय मिलिट्री एक्सरसाइज टेलिस्मैन सेबर, आयोजन कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में 2 और एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आर्मी एक्सरसाइज है और एक नेवल एक्सरसाइज है, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ही आयोजित की जाती है। कौन कौन सी? तो एक है ऑस्ट्रा हिंद आर्मी एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में, और एक ऑसिनडेक्स नेवल एक्सरसाइज से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। बेहदियन खलाम त्योहार कहां मनाया जाता है? तो बेहदियन खलाम त्योहार मनाया जाता है भारत के मेघालय राज्य में। बेहदियन खलाम त्योहार कहां पर? भारत के मेघालय में। देखिए, मेघालय राज्य की एक पहाड़ियां देखने को मिलती है, जैंतिया हिल्स। यहां पर इस हिल्स पर कुछ कम्युनिटी निवास करती है। फॉर एग्जाम्पल पनार कम्युनिटी और एक जैंतिया ट्राइब, ये वहां पर स्थानीय रूप से निवास करती है और एक डांस फेस्टिवल के रूप में आयोजित करती है मेघालय की जैंतिया हिल्स पर बेहदियन खलाम फेस्टिवल को। ये काफी ज्यादा सुर्खियों में ये फेस्टिवल रहता नहीं है नॉर्मली, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं एसएससी में, तो हमने यहां पर इससे इंक्लूड किया है। बेहदियन खलाम की बात करें तो देखिए, कभी क्या होता था कि मेघालय राज्य में जब हैजा कभी फैला होगा, तो उस हैजा बीमारी के खत्म होने के जश्न के रूप में इतिहास में इसकी शुरुआत की गई थी। हैजा बीमारी, उसके खत्म होने के जश्न के रूप में इससे वहां की स्थानीय कम्युनिटी ने शुरू किया, क्योंकि देखिए स्थानीय कम्युनिटी जो थी वो हैजा के बारे में जानती नहीं थी, तो इसे प्रकृति का या देवता का प्रकोप माना जाता था जब वो फैलता था। लेकिन जब ये खत्म हुआ ना, इस बीमारी को कंट्रोल किया गया और ये खत्म हुआ, तो वहां की कम्युनिटी ये मानती है कि हमारे जो लोक देवता हैं, जो हमारे स्थानीय देवता है, उनकी कृपा से ये बीमारी आगे चलकर खत्म हुई। तो इसके खत्म होने के जश्न के रूप में एक डांस फेस्टिवल मनाया जाता है बेहदियन खलाम त्योहार या फेस्टिवल के नाम से, मेघालय में वहां की लोकल कम्युनिटी के द्वारा। और अदर जो डिसीज है ना, उसको खत्म करने के लिए प्रार्थना की जाती है अपने जो स्थानीय देवता हैं, भगवान हैं, उनसे कि आप सारी डिसीज को खत्म करो। और इसके अलावा अच्छी फसलों की कामना के लिए भी यह डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। स्थानीय नृत्य किए जाते हैं कम्युनिटी के द्वारा मिलकर बेहदियन खलाम फेस्टिवल के दौरान। तो यह मनाया जाता है मेघालय राज्य की जैंतिया हिल्स पर। इसके अलावा भी मेघालय की अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग स्थानीय फेस्टिवल मनाती है, जैसे नोंग करीम फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय की खासी कम्युनिटी के द्वारा, 5 दिन तक चलता है। और एक है वांगला फेस्टिवल, ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है मेघालय राज्य में। इसे फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जाना जाता है मेघालय में। तो ये अदर फेस्टिवल है मेघालय के, देख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर साल कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस, ये डे हर साल मनाया जाता है 15 जुलाई को। हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। जितने भी युवा हैं वर्ल्ड में, उनमें स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, युवाओं में एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल सीखने पर जोर देना और पूरे वर्ल्ड के युवाओं को इसके प्रति अवेयर करना, यह उद्देश्य है वर्ल्ड यूथ स्किल डे को मनाए जाने का। तो 15 जुलाई को यह हर साल मनाया जाता है। वैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सबसे पहली बार 2014 में इसको अनाउंस किया था कि हम 15 जुलाई को मनाएंगे, और पहली बार 2015 में 15 जुलाई को यह डे मनाया गया, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 2025 में यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स, वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम है। तो कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। वैसे जुलाई में जो हमने अदर डे डिस्कस किए हैं पिछले सेशंस में, उनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो नेशनल डॉक्टर्स डे ये मनाया जाता है 1 जुलाई को।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इंडिया में मनाया जाता है 1 जुलाई को। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इसकी हमने बात की थी, 5 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। और इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बेटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, यह मनाया जाता है 12 जुलाई को, इंटरनेशनल डे है। और एक विश्व रक्तदान दिवस, ये भी हमने पढ़ा था, ये लास्ट ईयर मनाया गया था विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है, वो जुलाई में नहीं आता तो उसको अभी छोड़ दीजिए। तो ये डे सारे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे आइए, भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहां खोला गया है? भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज, अच्छा देखो, नोमैड का मतलब समझेंगे कि ये क्या होता है। देखिए क्या होता है, ऐसे लोग जो कि एक जगह पर टिक कर काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, टिक कर मतलब जैसे जिनका काम कहीं से भी हो सकता है, वो किसी भी सिटी में रहे, वो किसी भी शहर में रहे, किसी भी राज्य में रहे, तो उनका जो काम है, जिस भी वो प्रोफेशन में है, वो काम वो वहीं रहकर भी कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी रहकर वो उनका काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में काम करने वाले जो लोग हैं, है ना, जो ट्रेडिंग करते हैं कहीं भी, वो इंडिया में कहीं भी रहे, उनका काम चलता रहेगा, है ना। एडवाइजरी अगर फर्म है उनकी, तो ये काम चलता रहेगा। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि वो वर्क फ्रॉम होम के आधार पर वो कहीं से भी कर सकते हैं इंडिया में। तो उनका प्रोफेशन ही ऐसा, वो कहीं से भी कर लेंगे, एक जगह पर रुककर उनको काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसे कहा जाता है नोमैड। तो भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज की यहां पर बात की गई है, यह खोला गया है सिक्किम में, उत्तर पूर्वी राज्य भारत का सिक्किम, है ना। तो ये भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज है। अब होगा क्या डिजिटल नोमैड विलेज में, है ना, ये आपको समझ में आ गया। ऐसे लोग जो कि भाई कहीं पर भी रहकर वो अपने प्रोफेशन से जुड़े रह सकते हैं, उनको ये जरूरत नहीं है कि वो एक जगह पर ही रहे और वहीं से उनका काम होगा, वो कहीं से भी कर सकते हैं। तो सिक्किम ने क्या किया है कि डिजिटल नोमैड विलेज बनाना शुरू किया है। और सबसे पहला डिजिटल नोमैड विलेज इन्होंने बनाया है सिक्किम के पाक्योंग जिले के याक्तिन नाम के गांव में। ये नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव जो पहल है सिक्किम की, उसके तहत बनाया जाने, अभी पहला ही बनाए, सिक्किम के पाक्योंग जिला है, वहां पर याक्तिन नाम का गांव है। इस प्रकार के विलेज में होता यह है कि रिमोट वर्क करने वाले ऐसे लोग जो कि कहीं से भी वर्क कर सकते हैं, उनको यहां पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा और इसके अलावा पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि इंडिया में ऐसे लोग कहीं से भी जो काम कर सकते हैं वो सिक्किम में इन गांवों में आए और यहां से वो अपना काम करें। सिक्किम को क्या फायदा है? टूरिज्म बढ़ेगा। ओके, ऐसी जगह पर जहां पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन उनको मिल रहा है, जबकि जंगल एरिया, सिक्किम ज्यादा डेवलप नहीं है, पूर्वोत्तर के राज्य ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन टूरिज्म अगर बढ़ाना है तो टूरिस्ट तो जाना चाहते हैं, लेकिन उनका काम डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि वहां पर तो इंटरनेट सेवा या फिर ऐसी सेवाएं मिल नहीं रही। तो अब सिक्किम अपने डिजिटल नोमैड विलेज में ये फैसिलिटी देगा कि भाई आप यहाँ के काम करो, हम आपको हाई स्पीड इंटरनेट देंगे, आपको पीसफुल एनवायरनमेंट देंगे, आप यहाँ पर आकर काम करो। तो सिक्किम को अपना टूरिज्म बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए होता क्या है कि अप्रैल से अक्टूबर तक सिक्किम में टूरिज्म बहुत कम हो जाता है, टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। अब ऐसी कंडीशन में सिक्किम की जो इकोनॉमी है ना, उस पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो सिक्किम ने ये जो विलेज का कॉन्सेप्ट निकाला है, डिजिटल नोमैड विलेज, ये आकर्षित कर रहा है ऐसे लोगों को जिनका काम कहीं पर भी रहकर हो सकता है। तो आप हमारे डिजिटल नोमैड विलेज में आइए, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे और आप यहां पर रुकिए, यहां से सारा काम कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोग वहां जाएंगे तो सिक्किम का टूरिज्म बढ़ेगा इससे। तो ये जो गांव डेवलप किए गए हैं ना, ये सिक्किम की नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव पहल का ही एक हिस्सा है। और मैंने आपको बता दिया कि नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव के तहत सिक्किम ऐसे लोगों को अपने यहां पर बुलाएगा और टूरिज्म को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। ओम प्रकाश माथुर यहां के गवर्नर के पद पर हैं। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम के पद पर हैं। 32 सीटें हैं सिक्किम में विधानसभा की, लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीटें सिक्किम में देखने को मिलती है। डन। जून 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जून 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है एडन मैक्राम को।
अगर हम एडन मार्कराम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट मंथ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो कि साउथ अफ्रीका जीता था, उसके फाइनल में ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जो कि मैन ऑफ द मैच रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को हराकर साउथ अफ्रीका ने जीता था टेस्ट चैंपियनशिप को, है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार अपने नाम किए। तो उसमें फाइनल में मैन ऑफ द मैच एडन मार्कराम रहे थे। तो ये आईसीसी के द्वारा जून 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किए गए। वहीं पर आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें जून मंथ के लिए तो ये हेले मैथ्यूज को घोषित किया गया जो कि वेस्ट इंडीज की कैप्टन है, हेले मैथ्यूज। अच्छा, हेले मैथ्यूज ने 4 बार इस अवार्ड को अपने नाम किया है। 4 बार इस अवार्ड को जीतने वाली, मतलब प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली ये दूसरी महिला खिलाड़ी है, क्योंकि इसके पहले 4 बार प्लेयर ऑफ द मंथ एशले गार्डनर भी रह चुकी है जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी। तो अब दूसरी ऐसी महिला जो कि 4 बार प्लेयर ऑफ द मंथ बन चुकी है यह है हेले मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज की कैप्टन। डन, तो यह हो जाता है क्लियर। अच्छा, जून के पहले मई 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थे मोहम्मद वसीम, यूएई के कैप्टन है, और विमेंस में क्लोई ट्रियन जो कि साउथ अफ्रीका की महिला खिलाड़ी है, यह मई 2025 के लिए विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रही है आईसीसी के द्वारा। तो दोनों मंथ के मैंने आपको बता दिए हैं, मई के जून में अनाउंस हुए थे और जून के अब जुलाई में अनाउंस हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन, कर्नाटक हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया विभू भाकरू को। विभू भाकरू ये कर्नाटक हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हाल ही में अपॉइंट किए गए। देखिए, भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट बोल लेते क्योंकि सिफारिश इंडियन गवर्नमेंट करती है यहां पर, हालांकि जजेस की नियुक्ति हाईकोर्ट में भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ राज्यों के हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस या तो अपॉइंट किए हैं या फिर कुछ चीफ जस्टिस के ट्रांसफर के लिए आदेश दिया है। तो जो नए अपॉइंट हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इसके नए जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट किए गए हैं संजीव सचदेवा। ये वो हैं जो कि न्यूली अपॉइंटेड है। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हुए। तो पहले ये अपॉइंट हुए। आपको पता है संजीव सचदेवा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अभी तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको परमानेंट नियुक्ति दी गई है। संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, अपॉइंट कौन करता है, ध्यान रखना, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना। तो आदेश इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला है, अब अपॉइंट कौन करेंगे तो ये भारत के प्रेसिडेंट करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है तारलोक सिंह चौहान को, ठीक है, सेकेंड। फिर कर्नाटका हाईकोर्ट की बात करें तो इसके चीफ जस्टिस, जो हमारा क्वेश्चन था, विभू भाकरू को अपॉइंट किया गया। फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए आशुतोष कुमार, और पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं विपुल मनुभाई पंचोली। तो ये 5 राज्यों में नए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई, 5 राज्यों के हाईकोर्ट में। अब वो जो ट्रांसफर हुए हैं, के.आर. श्रीराम, जस्टिस के.आर. श्रीराम, ये अभी तक मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इनको ट्रांसफर किया गया है राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में। इसके अलावा एम.एस. रामचंद्र राव जो कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इनको बनाया गया त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, ठीक है, अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अब अपॉइंट किए गए हैं। तो ये ट्रांसफर हुए हैं, चीफ जस्टिस ही थे पहले किसी अन्य राज्य के हाईकोर्ट के, अब किसी नए राज्य के हाईकोर्ट के। तो ये जो नए अपॉइंटमेंट है इनको याद रखना, ठीक है ना। और जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर हमने 16 जुलाई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट को समझा। इंटरेस्टिंग करंट अफेयर थे सारे, बहुत ही अच्छा फैक्ट हमको यहां पर आज के सेशन में मिले हैं।
अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। फटाफट एमसीक्यूज में हम रिवाइज कर लेते हैं कल के करंट अफेयर को। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की 2024 इकोनॉमिक इंपैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 8th। न्यू कैलेडोनिया, जिसे हाल ही में एक नए राज्य का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई, किस देश का एक विदेशी क्षेत्र है? तो यह फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह है सोनाली मिश्रा। विंबलडन 2025 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता किसने? जेनिक सिनर ने। राष्ट्रपति ने किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा में 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया? तो यह है आर्टिकल 80, आंसर डी। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो चेल्सी एफसी ने यह खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह डॉक्टर अभिजात शेठ को नियुक्त किया गया है। और इसके बाद हाल ही में स्विट्जरलैंड ने इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझौते को स्वीकृति दी है। भारत ने यह समझौता किन देशों के साथ किया है? तो आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये सारे यूरोप के देश हैं जिनके साथ इंडिया ने ये समझौता किया है। कोटा श्रीनिवास राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये तेलुगु सिनेमा के एक्टर हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा था, भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो यह है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन, जो कि हमें केरला में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं, किसने सही कमेंट किया वो भी देख लेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है रदरफोर्ड को। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाने वाला शासक था गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश। और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तीनों क्वेश्चन के आंसर सभी ने बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। यहां पर हमने 2 कमेंट लिए हैं, काजल वर्मा और सोनम सिंह, बिल्कुल सही आंसर किया है आप सभी ने। तो यहां पर 2 कमेंट मैंने लिए हैं, सबके ले नहीं सकते, तो 2 कमेंट यहां पर मैंने ऐड किए। ठीक है, तो बहुत ही शानदार, सभी के बिल्कुल सही कमेंट थे। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको बता देता हूं, इनको भी आप कमेंट कीजिएगा। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सेकेंड। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये तीनों क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लो आराम से, कमेंट में आंसर कीजिएगा। कल डिस्कस करेंगे इसके आंसर को, आप कमेंट में जरूर करिएगा। और सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं मिलेगी। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।